हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी गुरु गजेंद्र चौधरी पर। आज हम अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी आपके पेपर 2015 से लेकर के 2022 तक जो भी पेपर लगा है उसमें कंप्यूटर वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखिए इधर कौन कौन से क्वेश्चन कंप्यूटरों में क्या उनका लेवल रहा है। सबसे पहले तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएँ। आज हम अधीनस्थ बोर्ड के सबसे पहले पटवार प्री एग्जाम का जो पेपर रहा हुआ है जो 2015 में लगा था उसके बारे में बात करेंगे, और खासकर मैंने आपको बताया कंप्यूटर वाले पोर्शन के बारे में बात करें। तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अंदर पूछा गया था कि कोई किस शॉर्टकट की द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली बात इस यहाँ पूछा क्या है, प्रेजेंटेशन। तो एमएस ऑफिस के अंदर आपका एक सॉफ्टवेयर आता है पावर पॉइंट। उस पावर पॉइंट को हम बोलते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को कहा जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है पावर पॉइंट में जो भी कुछ चीज़ आप बनाते हो, नई नई चीज़ें बनाते हो, उन्हें हम बोलते हैं स्लाइड। क्या कहते हैं? स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर स्लाइड को ऐड करने के लिए यहाँ पर सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किस शॉर्टकट की के द्वारा कुंजी का प्रयोग वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए किया जाता है। तो वर्तमान स्लाइड में नई स्लाइड अगर डालनी है तो उसके लिए यूज में लेते हैं Ctrl+M न्यू स्लाइड के लिए। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि पावर पॉइंट में नई फाइल बनाने के लिए, पावर पॉइंट में न्यू फाइल बनाने के लिए या नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की यूज में लेते हैं Ctrl+N। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर Ctrl+N जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे MS वर्ड की बात करें, MS एक्सेल की बात करें, नोटपैड की बात करें, वर्डपैड की बात करें, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज में लेते हो उन सभी सॉफ्टवेयरों में यदि आपको कोई नई फाइल की पूछ ले तो आपको आंसर देना है यहाँ पर Ctrl+N। लेकिन यहाँ पर पावर पॉइंट में यदि नई स्लाइड पूछ ले तो इसका आंसर होगा Ctrl+N। यहाँ पर दो ऑप्शन है उनको और बता देता हूँ। Ctrl+N है वो न्यू फाइल के लिए होता है, और Ctrl+S है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, हाँ जी, कि ALU का क्या अर्थ है। ALU का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ALU के बारे में बात कर लेते हैं। CPU जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, दी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट टर्म्स में हम बात करें प्रोसेसर भी कहते हैं, और जैसे इसका आकार कम होता है तो उसी हिसाब से हम इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है दुनिया का सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था और इसको कब लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं CPU के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला भाग होता है CU जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। दूसरा पार्ट होता है ALU। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको सिंपल सा पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा जो पार्ट होता है CPU का वो होता है रजिस्टर। CPU की कंप्लीट डिटेल के लिए हम आगे जब कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वहाँ पर क्लियर बात करेंगे कि CPU में CU का क्या काम होता है, ALU का क्या काम होता है, रजिस्टर का क्या काम होता है। यहाँ से पटवार के मेंस एग्जाम में भी रजिस्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। काम क्या करता है? कंप्यूटर में अर्थमेटिक तथा लॉजिकल संक्रियाओं को पूरा करने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? ALU। कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? ALU। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर बात चलते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 123 नंबर, शैल सीमा G2 से M12 के लिए शैल संदर्भ क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इधर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि MS एक्सेल में जहां डाटा को फीड किया जाता है वो किया जाता है रो और कॉलम के अंदर। किस में किया जाता है? रो और कॉलम। सब क्या हुआ कि रो तथा कॉलम का जो कटाव बिंदु होता है, रो तथा कॉलम के कटाव बिंदु को कहा जाता है सेल।
और MS एक्सेल में प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है जो कहलाता है सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस के बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो सेल एड्रेस दिए हुए हैं G2, दो सेल एड्रेस दिए हुए हैं G2 तथा M12। जब कभी भी एक सेल से दूसरे सेल तक या सेलों की सीमा का निर्धारण करना हो तो उन दोनों सेलों की सीमा का निर्धारण किया जाता है कोलन चिन्ह से। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कि G2 से लेकर के M12। तो G2 सेमीकोलन नहीं कोलन, G2 कोलन M12 ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर रहने वाला है G2 कोलन M12, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है। देखिए इधर ये MS एक्सेस से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए डाटाबेस सर्वर, जैसे नॉर्मली बात करते हैं जब आप कोई वेब पेज आप यूज में लेते हो तो वेब पेज जहाँ स्टोर रहता है उसको बोलते हैं वेब सर्वर। क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई डाटाबेस सुविधा प्रदान की जाती है तो डाटाबेस को जो स्टोर करने वाली जो जगह होती है उसे बोलते हैं डाटाबेस सर्वर। क्या बोलते हैं? डाटाबेस सर्वर। जैसे हम बात करें, जैसे भाई यूट्यूब का अपना सर्वर हो गया, इंस्टा का अपना सर्वर हो गया, जैसे हर फ्लिपकार्ट का अपना एक सर्वर हो गया, अमेजन का सर्वर हो गया, ये सभी के सभी सर्वर हैं जो डाटाबेस की फैसिलिटी से प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई क्या कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि अगर आपको कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह किस नाम से जाना जाता है? डाटाबेस सर्वर के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। ये बहुत बार मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ कि डेट एंड टाइम कहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो देखिए इधर माना कि देखो ये अपना कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन मिलता है। क्या मिलता है? स्टार्ट बटन। यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा है वो क्या कहलाता है? टास्क बार कहलाता है। क्या कहलाता है? टास्क बार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर तो टास्क बार होना चाहिए, लेकिन ये गलत है क्योंकि टास्क बार में ये जो हिस्सा होता है वो तो एप्लीकेशन रनिंग एप्लीकेशन को प्रदर्शित करता है। इस हिस्से को हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे। क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे। तो आपके अगर यहाँ से आंसर देखा जाए तो 125 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सिस्टम ट्रे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर में दिनांक एवं समय कहाँ प्रदर्शित होता है तो आपका आंसर होना चाहिए सिस्टम ट्रे। और सिस्टम ट्रे कहाँ पाई जाती है? टास्क बार पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 कि कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MS वर्ड के अंदर से क्वेश्चन पूछा है फॉन्ट स्टाइल नहीं। फॉन्ट स्टाइल के बारे में बात करें तो जब भी आप कोई भी फॉन्ट आप टाइप करते हो, जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो, उस फॉन्ट की आप अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हो। उस फॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, उस फॉन्ट को अंडरलाइन कर सकते हो, उस फॉन्ट को इटालिक कर सकते हो और उस फॉन्ट को आप रेगुलर कर सकते हो। यहाँ पर आपके ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे कि फॉन्ट स्टाइल नहीं है तो वो सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता। पहले हम इन तीनों की बात करते हैं कि एक तो होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट, अक्सर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में फ़ॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है आपका रेगुलर। ये रेगुलर है, बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप उसमें डिज़ाइन करना चाहते हो, थोड़ा गहरा करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हो और थोड़ा तिरछा करना चाहते हो तो इटालिक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं दो शॉर्टकट की बात करूँगा। किसी भी फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं Ctrl+V, और किसी भी फ़ॉन्ट को इटालिक करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं Ctrl+I। नेक्स्ट बात करें, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है 126 हो गया। 127 कि 127 नंबर में पूछा क्या है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीकी। देखो इधर बात करते हैं, जब हम मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी में सेकेंडरी जो मेमोरी है उस सेकेंडरी मेमोरी को अलग भागों में बांटा गया। सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप है, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होता है, एक तो होता है मैग्नेटिक मेमोरी और एक होता है ऑप्टिकल। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑप्टिकल जो मेमोरी होती है, उस ऑप्टिकल मेमोरी को हम
ऑप्टिकल मेमोरी में डाटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, इस वजह से इसको हम लेजर डिस्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर डिस्क भी कहते हैं। अब देखिए इधर यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछा गया है कि कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि ऑप्टिकल का प्रकार है, और ऑप्टिकल डिस्क में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? लेजर का। तो आंसर इसका होगा। थोड़ा सा लेजर के बारे में बात करते हैं। लेजर का सर्वप्रथम उपयोग किया था थियोडर मेमन ने। थियोडर मेमन ने। ये वुमेन सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आएगा कि लेजर का सर्वप्रथम उपयोग कौन सी व्यक्ति ने किया था, तो उसका नाम है थियोडर मेमन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, यूआरएल से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले हम यूआरएल की बात करें। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए इधर किसी भी वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं यूआरएल। किसी भी वेब पेज का जो यूआरएल है वो एड्रेस क्या कहलाता है? यूआरएल कहता है। प्रत्येक वेब पेज, अब देखो ध्यान से सुनना मेरे साथियों, जो भी वेब पेज यहाँ बनाया गया है उस वेब पेज का पर्टिकुलर कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा, और ये जो एड्रेस है वही यूआरएल है। और यूआरएल के होते हैं 4 भाग। कितने भाग होते हैं? 4। इन चारों भागों को बता दें। यूआरएल में सबसे पहला जो भाग आपका आता है वो आता है प्रोटोकॉल का बेटा। सबसे पहला भाग आता है प्रोटोकॉल का। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको यूआरएल इस टाइप से मिलता है, http://www.itguru.com/internet.url.index। मैंने यहाँ पे देखो, ये सबसे पहला भाग है वो प्रोटोकॉल का होता है। दूसरा होता है सर्वर नेम। तीसरा होता है आपका ये फाइल का नेम, और यहाँ पर होता है फाइल का पाथ। तो इस यूआरएल के बारे में इंटरनेट वाले टॉपिक में हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना कि यदि आप अपने हैंडआउट में हेडर एवं फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन है आपके पावर पॉइंट से। कहाँ से है? पावर पॉइंट पर। पावर पॉइंट में हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ना है। हैंडआउट के लिए हेडर और फुटर जोड़ने के लिए आप हैंडआउट मास्टर का उपयोग करते हैं। पावर पॉइंट के बारे में जो कंप्लीट जो डिटेल है मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा तीनों टॉपिक्स का, एमएस वर्ड का, एमएस पावर पॉइंट का और एमएस एक्सेल का। एक एक चीज़ को, एक एक टैब को मैं आपको वहाँ क्लियर कराऊंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, पावर पॉइंट में जो भी चीज़ आप बनाते हो वो बनाते हैं स्लाइड के तौर पर। किसके तौर पर? स्लाइड के तौर पर। यदि मैं बात करूँ कि पावर पॉइंट के अलावा एमएस वर्ड में तो आपका बनाया जाता है डॉक्यूमेंट। क्या बनाया जाता है? डॉक्यूमेंट। एमएस एक्सेल में बनाई जाती है आपकी शीट। क्या बनाई जाती है? शीट। और एमएस पावर पॉइंट में आपकी बनाई जाती हैं, पावर पॉइंट में आपकी बनाई जाती हैं स्लाइड। क्या बनाई जाती हैं? स्लाइड। ये ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात है। अभी इस क्वेश्चन नंबर 130 का जो आंसर रहने वाला है वो हैंडआउट मास्टर रहने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए इधर, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट एवं कस्टम घूर्णन पथ मोशन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? पहली बात तो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन अलाउ यू टू अप्लाई ए प्रीसेट ऑफ कस्टम मोशन पथ? देखिए इधर बेटा, ये पूछा गया है कि कौन से टैब बटन से आप प्रीसेट तथा कस्टम घूर्णन पथ को आप ऐड कर सकते हो। तो वो कर सकते हैं ऐड इफेक्ट से। किससे कर सकते हैं? ऐड इफेक्ट से। मैं आपको एमएस पावर पॉइंट की विंडो दिखाऊंगा कि जिसके अंदर टाइटल बार कहाँ दिखाई देता है, इसका रिबन बॉक्स कहाँ दिखाई देता है, इसके प्रत्येक टैब के अंदर कौन कौन से मेन्यू होते हैं, वो कौन से मेन्यू के अंदर कौन सा विकल्प या ऑप्शन आपके पाया जाता है। फिलहाल इतना ध्यान रखना है, जब कभी भी प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ या मोशन पथ की लागू करने की अनुमति वाली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको मिलता है ऐड इफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, प्रस्तुतता या प्रेजेंटेशन पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है, केवल किसको छोड़ करके? तो देखिए इधर यहाँ पर आता है ट्रांजिशन जो कमांड है वो कभी भी आपको उपलब्ध स्लाइड शो पर प्रेजेंटेशन पर नहीं उपलब्ध होती है। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
तो ट्रांजिशन कमांड है ये यहाँ पर स्लाइड शो ऑप्शन के प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इधर, अगला क्वेश्चन है अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक या डेट गलत प्रदर्शित हो रही है तो कहाँ से इसको उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रकार के आप सेटिंग चेंज करते हो कंट्रोल पैनल में जाकर के। कहाँ से करते हो? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आप टाइम एंड डेट को है ना वहाँ से इसकी त्रुटि को सुधार सकते हो, टाइम एंड डेट को आप वहाँ से सेट कर सकते हो। यदि आपको किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से संबंधित भी कोई त्रुटि है या यूज़र मैनेजमेंट से संबंधित कुछ चीज़ है या अकाउंट से संबंधित जो भी कुछ फीचर्स आपको कंप्लीट करने हैं तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कंट्रोल पैनल। आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस प्रकार फ़ोन की जो सेटिंग होती है उसी प्रकार कंप्यूटर की सेटिंग को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल पैनल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए इधर फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर, सबसे पहले तो बात करें कि कंप्यूटरों की अभी तक 5 पीढ़ी हुई हैं। कितनी पीढ़ी हुई? 5 पीढ़ी। पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी का जो मेन कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब था। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ एक बार में, 5 पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी का मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर। क्या नाम था? ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी का मेन कंपोनेंट था आईसी, जिसका पूरा नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। और सबसे पहले आईसी किस पदार्थ की बनी थी? जर्मेनियम की। और फिर बाद में वर्तमान समय में आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। आईसी के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। देखिए इधर, अब देखिए इधर यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब। बेटा वैक्यूम ट्यूब के बारे में बताओ। वैक्यूम ट्यूब की खोज सन 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने की थी। किसने करी थी? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। ये आपको ध्यान रखना है। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे जिनको हम 30 बाई 30 के हॉल में रखते थे, जिनका वजन 2 टन हुआ करता था, उस पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कुल 18,000 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। बेटा कितने? 18,000 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन है मेमोरी की मापक इकाइयों से। मेमोरी की मापक इकाइयों के बारे में बात की जाए तो मेमोरी की मापक इकाइयों में यहाँ पर 1 जीबी बराबर किसके है? तो 1 जीबी बराबर है 1024 मेगाबाइट। बेटा इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं इस जीबी के बारे में बता रहा हूँ, बाकी मेमोरी की मापक इकाइयाँ हम अलग से बात करेंगे। 1 जीबी के बारे में जब भी टर्म्स आएगी तो 1 जीबी होता है 1024 MB। 1024 MB, इसको अक्सर हम लिखते हैं 1 बिलियंस बाइट्स। 1 बिलियंस बाइट भी इसको लिख सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आएगा 1 जीबी को हम अगर इसको घातों में लिखें तो ध्यान रखना इसको 2 की घात 30 भी कहा जाता है। 2 की घात 30 बाइट्स भी कहा जाता है। 2 की घात 30 के बाइट का मतलब क्या हो जाएगा? 2 की घात 30 की बाइट से मतलब है 1024 गुना 1024 गुना 1024 बाइट्स है वो क्या होते हैं? 1 जीबी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि को उपलब्ध करवाता है। ये पूछ रहा है कि जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको आप प्रिंटेड या उसकी प्रिंटेड कॉपी किसके माध्यम से निकाल सकते हो। ये अलग से ऑप्शन आता है MS पावर पॉइंट में, ऑडियंस हैंड आउट के माध्यम से आता है। ऑडियंस हैंड आउट के माध्यम से आप वहाँ से प्रिंट ले सकते हो। मैंने बता दिया आपको MS पावर पॉइंट का एकदम से एक्सप्लेन करके अलग से वीडियो डालेंगे। फिलहाल अभी अधीनस्थ बोर्ड के आप लोग जो पेपर सॉल्व करो उसी के साथ देंगे। देखिए दोस्तों, आज हम सबसे पहला पेपर अधीनस्थ बोर्ड के पटवार प्री 2015 में लगा जो एग्ज़ाम पेपर था उसमें कंप्यूटर वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 136, सीक्रेट की क्या है? सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस टॉपिक को अब है पटवार वाले नेक्स्ट जो पेपर पैटर्न है उसमें से हटा दिया है। पहले ये अलग से टॉपिक दिया हुआ था, डिजिटल सिग्नेचर, क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। बस आप इसका इतना ही ध्यान रखो, एक क्रिप्टोग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है नेटवर्क सिक्योरिटी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में किसे जाना जाता है? प्राइवेट इंक्रिप्शन को। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्रिप्टोग्राफी होता क्या है।
बेटा जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं उस डिजिटल डॉक्यूमेंट में डाटा में किसी प्रकार का कोई फेरबदल ना करे, इसके लिए क्रिप्टोग्राफी में एक इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है, इनक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन। अब इनके बारे में संपूर्ण डिटेल देने के लिए देखो मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन। यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा समझिए कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में और साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने वाली जो विधि है या मेथड है वो कहलाता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 दिया हुआ है आपका कि एक वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा एवं फाइल का स्थानांतरण किया जाता है। ये जब कभी भी इंटरनेट के द्वारा इस प्रकार का क्वेश्चन है, इंटरनेट के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है टीसीपी का। इसका उपयोग किया जाता है टीसीपी। टीसीपी का पूरा नाम बता देता हूँ। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक प्रकार नियमों का समूह होता है जो कि इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यदि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को स्थानांतरित कर रहे हो तो उसके लिए प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं एफटीपी, और जिस एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थोड़ा सा मैं आर्ची के बारे में बता देता हूँ। पहला सर्च इंजन था वो आर्ची था, पहला सर्च इंजन था वो आर्ची था। इंटरनेट वाले टॉपिक में मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा। पहला सर्च इंजन कौन सा था, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, सफलतम वेब ब्राउज़र कौन सा था, जीयूआई पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा था। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो क्वेश्चनों की सीरीज है उसमें पटवार प्री एग्जाम परीक्षा का कंप्यूटर वाला पोर्शन। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित कब किया गया था। पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन पर रेट लगाई गई थी कि सूचना तकनीकी अधिनियम 138 नंबर में वो 2008 में संशोधित किया गया था। बाद में तो 2010 में भी संशोधित किया गया था। तो यदि आपको इस बोर्ड के अकॉर्डिंग आंसर मानना है वो मानना है 2008। अगला क्वेश्चन देखिए इधर। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक ग्रुप है। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क सीएससी सेंटर भी इन्हें अक्सर कहा जाता है। सीएससी सेंटर जो ई मित्र वाले होते हैं उसको बोला जाता है गैर दुकान खुदरा बिक्री, नॉन स्टोर रिटेलिंग इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी पूछा है यहाँ से कि कीबोर्ड इस तरह का तंत्र है। कीबोर्ड किस प्रकार, देखिए इधर कई बार मैं बताता हूँ भाई कि कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के बारे में जब मैं आपको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बताता हूँ तो आपको बताता हूँ 4 स्टेप। IPOS, आई का मतलब होता है इनपुट। ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से कोई भी यूजर है वो कंप्यूटर के अंदर जो भी है डाटा सूचना जो देने का काम करते हैं वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइस की बहुत सारी लिस्ट है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस जो आता है वो कीबोर्ड के आता है। यदि आपको कीबोर्ड के आविष्कारक का नाम पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 दिया हुआ है, देखिए इधर कि एक एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को कैसे लेबल किया जाता है। देखिए इधर MS एक्सेल में क्या होते हैं, रो और कॉलम। क्या होते हैं, रो और कॉलम। रो को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से 1 2 3 4 इस टाइप से, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4 इस प्रकार। और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा अल्फ़ाबेट से ABCD से। रो तथा कॉलम का कटाव बिंदु कहलाता है सेल। क्या कहलाता है, सेल। और प्रत्येक सेल का जो कटाव, प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। प्रत्येक सेल को एड्रेस देने के लिए सबसे पहले उस कॉलम का नंबर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कॉलम का नंबर। और फिर लिखा जाता है रो का नंबर। कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट से और रो को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे नंबर से। अब देखिए इधर इसमें क्या पूछा है, वर्कशीट का प्रथम सेल। प्रथम सेल का मतलब इसने पहला तो कॉलम पूछा है। क्या पूछा है, पहला कॉलम और पहली रो। इसका मतलब है कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में पहला करैक्टर कौन सा आता है, A। और रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गिनतियों से। और गिनतियों में पहली गिनती के लिए A1। तो इसका राइट का आंसर क्या होने वाला है, A1। अगर यहाँ पर जब भी बात की जाएगी कि कौन सा एक वैध सेल एड्रेस, तो सेल एड्रेस आप आसानी से निकाल सकते हो कि पहला पूछा है। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि MS एक्सेल में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होगा, अंतिम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, अंतिम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा। तो अंतिम सेल का मतलब है ये
अंतिम रो के बारे में पूछ रहा है और अंतिम कॉलम के बारे में पूछ रहा है। अंतिम रो के बारे में पूछ रहा है और अंतिम कॉलम के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो अंतिम रो कौन सी होती है, 10, 48, 576। अंतिम कॉलम कौन सा होता है, XFD। तो अब अंतिम सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको किसका नाम लिखते हैं, कॉलम का। तो XFD 10, 48, 576। जो भी आपसे कभी भी सेल एड्रेस के बारे में बात की जाए, जिस सेल के एड्रेस पूछे वो आपको सीधा बताना है। सेल एड्रेस लिखने के लिए मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले आपको कॉलम का अल्फ़ाबेट रखना है, फिर आपको रो का नंबर रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142। कंट्रोल आर को किसके लिए यूँ, ध्यान से सुनना। कंट्रोल आर का यहाँ पर MS वर्ड में बात करें। MS वर्ड में, MS वर्ड में अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है। अलाइनमेंट का मतलब है कि पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखे हैं उन टेक्स्टों को व्यवस्थित करने का तरीका। अलाइनमेंट क्या होता है, पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उनको व्यवस्थित करने का तरीका। अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक तो होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट और एक होता है सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है ना। लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है Ctrl+L। अलाइनमेंट, यदि किसी टेक्स्ट को आपको लेफ़्ट साइड में अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए Ctrl+L। एंड द राइट अलाइनमेंट करने के लिए Ctrl+R। कहने का मतलब टेक्स्ट को यदि आपको राइट हैंड साइड में अलाइन करना है तो उसके लिए कंट्रोल। जस्टिफाई करने के लिए जो आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J होती है। एंड सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए Ctrl+E होती है। तो ये अलाइनमेंट के 4 तरीके। MS वर्ड में इसको एक्सप्लेन करके और विद प्रैक्टिकल हम इस बात को समझेंगे। फिलहाल यही पूछा गया है कि Ctrl+R किसका होता है, चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 143। MS वर्ड में, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। MS वर्ड में Ctrl+S किसके लिए होता है, सेव करने के लिए। सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, Ctrl+S। सारी शॉर्टकट की मैं आपको बता दूंगा। कंट्रोल के साथ में A से लेकर के Z तक की शॉर्टकट की है वो सारी की सारी मैं बता दूंगा। ठीक है ना। हाँ भाई देखिए इधर, कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये बात मैं कई चीज़ों को बता दूँ, कई चीज़ों के बारे में बोल चुका हूँ मैं कि भाई MS पावर पॉइंट के अंदर, सॉरी MS ऑफिस के अंदर जो प्रेजेंटेशन जो तैयार किया जाता है, प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है वो किया जाता है पावर पॉइंट के अंदर। किसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होता है। तो देखिए इधर 8 बिट है, वो 1 बाइट के बराबर होता है। कितने बाइट के बराबर, 8 बिट। इसके बारे में बता दूँ, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ये मेमोरी की मापक इकाइयाँ हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें पूरी कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और फटाफट उनको देख लेते हैं। एक पिक्सल क्या होता है, ये मैं आपको मॉनिटर का रिजोल्यूशन बताता हूँ। पिक्सल होता है किसी तस्वीर का सबसे छोटा भाग। क्या होता है, किसी तस्वीर का सबसे छोटा भाग पिक्सल होता है। पिक्सल किससे बना होता है, डॉट से। किससे बना होता है, डॉट से। और ये डॉट होते हैं रो और कॉलम में। कोई भी पिक्सल किसी भी पिक्चर के अंदर पिक्सल, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे वह चित्र उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगा। कहने का मतलब है नंबर ऑफ पिक्सल्स की संख्या ही उस इमेज की, उस तस्वीर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला वाक्य क्या कहलाता है, पिक्सल। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर है। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर मैंने बताया था सिक्योरिटीज़ वाले क्वेश्चंस थे पहले 2015 में पूछे जाते थे, अब तो नहीं पूछे जाते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर को हम पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन कहते हैं। ये इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, साइपर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीज़ें अब तो इनको सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन ये आप लोग ऐसा चाहते हो कि मैं क्रिप्टोग्राफी पर कोई एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्रिप्टोग्राफी पर एक वीडियो बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूटूथ एक उदाहरण है। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है भैया, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। तो देखिए इधर नेटवर्क की जब भी बात करता हूँ नेटवर्क के टाइप की, तो अलग अलग प्रकार का पैन नेटवर्क होता है जिसका उदाहरण है ब्लूटूथ। पैन का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका उदाहरण है आपका वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। इनके बारे में और भी बात करें, ब्लूटूथ के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ कि ब्लूटूथ का जो आविष्कार किया था वो किया था सोनी इरिक्सन कंपनी ने। सबसे पहले ब्लूटूथ किसने बनाया था, सोनी इरिक्सन कंपनी ने बनाया। सोनी इरिक्सन कंपनी ने बनाया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क में कंजक्शन घटित होता है। नेटवर्क में कंजक्शन एक ही कारण से घटित होता है, यदि इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, जब कभी भी ट्रैफिक ओवरलोडिंग, कई बार देखते हैं कि जैसे 10th क्लास का रिजल्ट आया, 12th क्लास का रिजल्ट आया, एक साथ जब सर्वर पर ये ट्रैफिक लोड हो जाता है तो नेटवर्क में कंजक्शन होता है, बार बार कनेक्शन टूटता है, इसे बोलते हैं कंजक्शन। और अपना कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है 150, वाईफाई का विस्तार हुआ। अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ पर इसके वाईफाई के बारे में बता देता हूँ। वाईफाई वाईफाई के अभी तक 6 संस्करण बने हैं और अभी जो लेटेस्ट संस्करण है वाईफाई 6.0 है। कौन सा है? वाईफाई 6.0। IEEE के स्टैंडर्ड के बारे में मैं अलग से आपको और चीज़ बताऊंगा कि IEEE होता क्या है, बस इतना ध्यान रख लेना। वाईफाई के लिए जो IEEE का स्टैंडर्ड दिया जाता है, IEEE 802.11 दिया जाता है, और ब्लूटूथ के लिए दिया जाता है IEEE 802.15। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में पूरी। आज के लिए इतना ही। आज हमने पटवार अधीनस्थ बोर्ड में जो 2015 पटवार का प्री पेपर जो लगा था उसका कंप्यूटर वाला पार्ट हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसका मेंस पेपर हम सॉल्व करेंगे। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कंप्यूटर से संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।